बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 11 डिसीजन स्ट्रक्चर्स। ये सी लैंग्वेज सेकेंड ईयर आईसीएस कंप्यूटर का जो है वो 11वां चैप्टर है। इससे पीछे हम डेटाबेस के जो लेक्चर्स हैं वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको आप ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेटाबेसिक्स जो डेटाबेस है ये बड़ा खुश्क सा एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की है कि जितना उसको आसान कर सकें उसको आसान फॉर्म में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि 11वां जो चैप्टर है सी लैंग्वेज का, इसके अंदर क्या बात हुई है। पीछे हम लोग सबसे पहले 8वें चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सी लैंग्वेज की बेसिक्स को। जो 9वां चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्स ऑफ सी, जिसके अंदर हमने बेसिक देखे थे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और कुछ मजीद बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया। और 10वें चैप्टर में हमने इनपुट और आउटपुट के हवाले से कुछ फंक्शंस जो थे जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, उसको डिस्कस किया था। अब 11वां जो है ये डिसीजन स्ट्रक्चर है। अब हम बेसिक्स ऑलमोस्ट 10वें चैप्टर तक बेसिक क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ से ऑलमोस्ट आपकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है 11वें से। फिर 12वां चैप्टर है लूप के ऊपर, फिर उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद 13वें चैप्टर पे फंक्शन है। 14वें में अरे होना चाहिए था और 15वें पे शायद होता फाइल हैंडलिंग, लेकिन यहाँ पे अरे का चैप्टर ही नहीं है तो वो होना चाहिए। उसके अलावा और बहुत सारे सी लैंग्वेज के अंदर और कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन शायद ये चूँकि इंटरमीडिएट लेवल तक की ये है कंप्यूटर बुक, तो इस वजह से शायद उन्होंने बेसिक्स और आसान इसको किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं 11वें चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिसीजन स्ट्रक्चर के हवाले से। आप देख लें सबसे पहले कि हम इसमें कुछ कंडीशन जो है अप्लाई करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उन कंडीशन की बेस पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मीन्स के डिसीजन है, यानी हाँ या ना में फैसला जहां पर होगा वही होती है ना डिसीजन। तो ये हाँ ना के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर बेस करता है। हाँ ना क्या किस सेंस में कि कंप्यूटर के अंदर हमने कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी को नहीं करना। किसी को करना है तो उसकी कुछ कंडीशन होगी, कंप्यूटर को तो नहीं पता। तो कंप्यूटर को हम कोई कंडीशन देंगे, उसकी बेस पर वो किसी को स्किप करेगा, किसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके ऊपर ही पूरा ये चैप्टर जो है वो बेस कर रहा है, जिसको वो डिसीजन स्ट्रक्चर कहता है। तो इनफैक्ट हम पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स के जैसे हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात की थी सी लैंग्वेज के अंदर 8वें चैप्टर में। उसमें सबसे पहले बेसिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाती हैं, फिर मेन फंक्शन आ जाता है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर था। अब इसमें जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है उसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें से हम या तो सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या हम कुछ कंडीशन की बेस पर कुछ को करना चाहते हैं और कुछ को हम स्किप करना चाहते हैं। मीन्स के ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें उसमें किसी एक को ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करना ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। कि जैसे आप स्टूडेंट का रिजल्ट आया तो आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो ऑब्वियसली जो पास है उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा ना। तो जो फेल है उसको तो नहीं कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फेल्ड। तो मीन्स के देयर इज अ कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू डिस्प्ले सम मैसेज, या आप उसमें कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो टैक्स का कुछ रेट होता है कि अगर ये टैक्स, अगर इसकी आमदनी इतनी आ रही है तो इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, इसकी आमदनी अगर इतनी आ रही है तो फिर इस पर इतना टैक्स लगेगा। तो मीन की कंडीशंस हैं आमदनी के हिसाब से, यानी जो आपकी इनकम स्लैब है वो चेंज होगी तो टैक्स का रेट चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस की बेस पर हो रहा होता है। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है असल में ये क्या कर रहा होता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है कि कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी को छोड़ना है, या किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, और वो ओवरऑल सारे का सारा जिस तरह का फिर प्रोग्राम होगा वैसा उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, वैसा प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला जो है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, उसके अलावा सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, और उसके बाद लूप है। सीक्वेंस तो हम लोग जो है वो 9वें 10वें चैप्टर तक जितने भी हम लोगों ने किया है वो सारे का सारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही था। कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारी की सारी स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, स्किप नहीं होती। सिलेक्शन में कुछ सिलेक्टेड एग्जीक्यूट होती हैं, सारी एग्जीक्यूट नहीं होती। मतलब कंडीशन की बेस पर जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगी। आप ये भी कह सकते हो कि जी फॉल्स के केस में ये वाली एग्जीक्यूट हो। तो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम आपने किस तरीके से उसको कोड किया हुआ है। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है रेपिटेशन का, जिसको हम लूप कहते हैं। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो 10वें चैप्टर तक यहाँ हमने सीक्वेंस को पढ़ा। अब 11वें में हम सिलेक्शन को पढ़ेंगे, 12वें चैप्टर के अंदर हम लूप पढ़ेंगे, और उसके अलावा फिर आगे फंक्शंस और फिर फाइल हैंडलिंग और बुक एंड हो जाती है यहाँ पे। अब इस
सिलेक्शन के अंदर, चूंकि हम ये बी वाला पोर्शन कर रहे हैं, अब ये आगे सारा बी को एक्सपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर। उसमें पहली जो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे वो है सिंपल इफ स्टेटमेंट। सादा एक इफ स्टेटमेंट है। इफ एक कीवर्ड है और ये कंडीशन वगैरह सिंपल कंडीशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इवन कंपाउंड कंडीशन भी हम लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम कर सकते हैं। तो एक सादा सा एक प्रोग्राम जो कि इफ स्टेटमेंट से हम करेंगे, इसमें इसको देखेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इससे इफ स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हम डेफिनेशन, सिंटैक्स, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जाम्पल को देखेंगे। चौथा जो टॉपिक है वो है इफ एल्स इफ का। अब ये इफ थी, ये इफ एल्स है और ये इफ एल्स इफ, अब ये आगे कंटिन्यू रहती है, यानी कि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, हम इसको कहते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको भी हम देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है। हर एक अल्टरनेटिव यूजेज हैं और उसके अलावा डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को देखेंगे। फिर हम लास्ट पे 5वें में नेस्टेड इफ देखेंगे कि अगर एक इफ स्टेटमेंट को किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर दिया जाए, मतलब एक हर इफ स्टेटमेंट की एक बॉडी होगी। अगर इफ स्टेटमेंट आपने लिखी है और उसके अंदर आप उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ कर ले तो उसे कहते हैं नेस्टेड, नेस्ट बन जाएगा। तो नेस्टेड इफ, उसका हम यहाँ पे डेफिनेशन भी और उसका सिंटैक्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे और फ़र्क देखेंगे कि एक आम इफ और उसके बाद यानी एक सीक्वेंस इफ जो होती है और एक नेस्टेड इफ में फ़र्क क्या होता है। यहाँ पे छठा जो टॉपिक होगा वो है स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज़ है। अच्छा, जहाँ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं उसके अल्टरनेटिवली हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इसकी भी हम डेफिनेशन, सिंटैक्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। और आखिरी टॉपिक इसके अंदर है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो ये एक ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो 7 टॉपिक जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है पूरे का पूरा 11वां चैप्टर। तो बस ये है। और इसके हवाले से अगर आपको ये मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।